सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और जो आपका ये सब्जेक्ट होता है ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुविकल्पीय प्रश्न हम पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए और जहां तक संभव हो सके मैं प्रयास करूंगी कि आपको मात्र केवल 2 पार्ट में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कवर करवा दूं, ताकि आप सभी के पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 10-10 क्वेश्चन लाऊंगी। लेकिन जब पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस हो जाएगा उसके बाद में क्या करना है, केवल रिवीजन, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो जो अपनी प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर आता हो तो आप आंसर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसके पहले हमने सेकंड सेमेस्टर क्लास 9 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसका पवन सीरीज का पूरा आधा हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप चैनल को विजिट कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो था वैदिक संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 ईस्वी और 1613। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न है कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग, लॉर्ड मैकाले। तो नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वे थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953, 1957, 1955, 1960। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो की गई थी 1953 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। पांचवा जो प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर LS मुदालियर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कोठारी जी हैं, डॉक्टर DS कोठारी जी, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, या आप कह सकते हो अध्यक्ष थे, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 6 प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1986, 1987, 1990, 1967। देखिए जितने भी ये डेट है महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी जस्ट जो क्वेश्चन आया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953, ठीक है। आप अपने जितने भी डेट्स है एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953, या आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो विश्वविद्यालय 1953। जब भी विश्वविद्यालय का नाम आए तो आप ये याद कर लीजिएगा 1953, 19 और 53, ठीक है। या आप ट्रिक के, यानी जब विश्वविद्यालय अनुदान हुआ तो जो स्थापना संख्या हुई थी वो 1953, या आप कह सकते हो 1953 के बीच में विश्वविद्यालय बने थे, ठीक। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1987, 1990, 1967। तो 1986, 1987, 1990, 1967 में इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जिला शिक्षा, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987। 1953 में क्या हुआ था, इसका आंसर कर सकते हो 1957, जो आपका 87 है, इसमें जिला प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1987। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1980, 1986, 1995, 1990। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1953 पे विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग का गठन हुआ, स्थापना हुआ। उसके बाद से 1987 में जिला शिक्षा जो परिषद है इसकी स्थापना की गई 1987 में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो की गई 1986। यानी सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1986 में। उसके जस्ट बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई 1987, ठीक। तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1986 और 1987 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और 1953 में विश्वविद्यालय। अगला जो प्रश्न है 8वां की किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो जितने भी डीएलएड साथी हैं इसका आंसर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बौद्धिक शिक्षा है, ब्रिटिश शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, ये तीनों ही जो है ना, ये शिक्षा प्रणाली में महिलाओं के शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई। तो ब्रिटिश शिक्षा हुआ या फिर ब्रिटिश शिक्षा हुआ या फिर वैदिक शिक्षा, इसमें महिलाओं को पुरुषों से कंपेयर जब किया जाता था तो महिलाओं को कम अहमियत दी जाती थी, आप कह सकते हो शिक्षा के संबंध में। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 9वां प्रश्न है और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र कब उसने दिया था? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। अभी 9वां जो प्रश्न है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में। यहाँ पे कह रहा है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो वुड थे, वुड की घोषणा पत्र संस्तुति के आधार पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, 10वां का जो आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कोठारी कमीशन यानी डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? 3, 2, 6, 4। तो कोठारी कमीशन ने
जो इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम से कोठारी कमीशन रखा गया। तो जो शिक्षा व्यवस्था था इसके कितने स्तर थे उनके अनुसार? 3, 2, 6, 4। तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 भागों में, इसके 6 स्तर थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा। तो बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुदालियर आयोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1968, 1961, 1971, 1981। तो एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि एनसीईआरटी 1961 एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1961। अगला जो प्रश्न है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संशोधित की गई? शिक्षा आयोग द्वारा, एनपी 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, हर्टाग समिति द्वारा। तो शिक्षा आयोग द्वारा किया गया या एनपी 1986 द्वारा, या आप कह सकते हो कोठारी कमीशन द्वारा, जो कि हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी एनपीई 1986 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था? नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 16 की, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा के को स्थान मिला? 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि संविधान की समवर्ती सूची में, ठीक है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला, कब मिला? इसका आंसर अगर आपको पता है तो डीएलएड साथी आप सभी कर सकते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा का, या कह सकते हो शिक्षा को स्थान मिला 1976 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि डीपीईपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीपीई का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा डीपीई का जो हिंदी हो जाता है फुल फॉर्म जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और हिंदी में ही पूछेगा, इंग्लिश में नहीं पूछेगा, इसलिए आप हिंदी याद कर लीजिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, यानी इसका अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पी से प्राइमरी, ठीक है, ई से एजुकेशन, और कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका इंग्लिश हो जाएगा, और इसका हिंदी जो हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 18 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, यानी 86 जो था, इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 को, 1990 को, 1992 को, 1996 को।
तो बताइए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को पता है तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जो इसकी डेट थी वो थी 1992, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी थी, इसमें कुछ संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1960, 1961, 1964, 1966। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई कब? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो हुई 1961। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने, एस.एन. मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने राष्ट्रीय एकता कमेटी। अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, मालखंड। तो ये जस्ट हमने अभी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में डिस्कस किया था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, और आप सभी का बिल्कुल सही, नालंदा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 22 की निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न, मध्यम, उच्च, सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है निस्पंदन यानी नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका मैकाले ने एक और सिद्धांत दिया था, आई थिंक छालनी का सिद्धांत। ठीक है, तो वो किसने दिया था? तो मैकाले ने ही दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कह रहा है कि निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? तो उच्च शिक्षा पर ज्यादातर बल दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है 23 की, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, स्थानीय भाषा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा पाली या प्राकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था 1993, 1986 में, 1982 में, 1994 में। तो NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था, कब हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी NCTE एक्ट संसद में पारित यानी पास हुआ था 1993 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है NCT, ठीक है, संसद में पास हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ था पास ले जाना, घर लौटना, बाहर आना, बाहर जाना, प्रकृति को पास ले जाना यानी गुरु के पास ले जाना। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ब्राह्मण समाज आप कह सकते हो सभी वर्णों में उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उस टाइम यानी जब उस उपनयन संस्कार किया जाता था, कब किया जाता था? जब शिक्षार्थी गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाते थे तब उपनयन संस्कार, यानी जब वो गुरु के निकट जाता था। तो इसलिए यहाँ पे पास ले जाना, तो यहाँ पे रहना चाहिए गुरु के जब पास जाता है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उसको हम शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गुरु के यानी गुरु के निकट।
तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 की, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया था या किया गया है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, सभी उम्र के लिए। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी के साथ आप सभी आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत में ऑनलाइन शिक्षा, क्या उसमें एज लिमिट होता है कि आप अगर 6 से 14 वर्ष के होंगे तभी आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, या अगर आप 35 की एज के ऊपर है तभी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल, आप किसी भी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, सभी उम्र के पात्र होंगे दुरुस्त शिक्षा के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्र पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी का, VCG तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, सैडलर का। 27 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा के प्रसार प्रसार के नाम में इन्हीं का नाम लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 28 प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य आरंभ का वर्ष है 1997, 1995, 1993, 1994। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में कार्यारंभ हुआ था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का, 1995। अगला 29 प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी अध्यापकों के लिए ये परिषद बनाया गया। बहुत सिंपल है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। धारा 28 में, धारा 43 में, धारा 29 में, धारा 30 में। तो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, धारा 28 में। ठीक है, 31 प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच ने, हर्टाग समिति ने, राममूर्ति समिति ने। तो निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्टाग समिति, जो है इस पे पहली बार ध्यान आकर्षित किया था अपव्यय और अवरोधन पर। अगला जो प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे कि आप सभी को पता है, स्वतंत्र पूर्व भारत में इन्होंने इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पे यही प्रश्न है कि 32 की गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1910 में, 29 मार्च 1910 में, 26 अगस्त 1983 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च 1910 में। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है कि हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? 20, 14, 38, 24। तो हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। 34 प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इसका आंसर आप कर सकते हो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसका संशोधन कब किया गया? ठीक है, कोठारी आयोग में, मुदालियर आयोग में 1968 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगला 35 प्रश्न है कि सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में, 1905 में। तो सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1893 में। ठीक है, अगला जो 36 प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बड़ौदा नरेश। जो कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार इन्होंने ही किया था। ठीक है, अभी हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और देखा था कि इन्होंने बोला था कि 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, बट कोई क्या करे कंपनी वालों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 32 क्वेश्चन जो था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर हमने देखा था कि 19 मार्च 1910। सेम यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत की? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा से रिलेट करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है कि वर्धा योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय। तो वर्धा योजना के जन्मदाता थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 37 का जो आंसर हो जाएगा, वर्धा योजना के जन्मदाता जो थे वे थे महात्मा गांधी। अब इसको किस तरीके से आप याद कर सकते हो? महात्मा गांधी को आपने किस तरीके से देखा है? वृद्ध में ही देखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर वर्धा योजना या वृद्ध योजना इस तरीके से रिलेट कर लो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 38 प्रश्न है कि अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? आचार्य नरेंद्र देव ने, सर इब्राहिम रहीम ने, महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने, महात्मा गांधी ने। तो अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? अनिवार्य शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने अनिवार्य शिक्षा प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम इन्होंने प्रयास किया। 39 प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 संबंधित है, जो कि हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों के का संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की संस्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु, अनुसूचित जातियों की शिक्षा से। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यहाँ पे भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
40 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, इंदिरा गांधी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला जो आपका प्रश्न है कि राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से? कोई नहीं। तो राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था किनसे? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च शिक्षा से। 42 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय यानी जो आप सभी को पता है जो यूपीडीएलएड का SERT है वो लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न है कि राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1960, 1948, 1976, 1854। तो देखिए फ्रेंड्स, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो 1948। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 44 प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसकी मतलब आप कह सकते हो इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये किसका कथन है? माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार और बहुत ही, क्योंकि जो राधाकृष्णन स्टेटमेंट देते हैं ना तरीके से बहुत अच्छा हमें तो लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि माध्यमिक शिक्षा की जो अभी शैक्षिक ढांचा है बहुत ज़्यादा वीक है, इसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीड है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो राधाकृष्णन ने दिया है। 45, अगर आप राधाकृष्णन के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इनके एक एक स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा। 45 प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति 1959, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि संशोधन हुआ था, आप सभी को मैंने बोला था इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। 1986 पुनरीक्षण, ठीक है, समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से करवाया गया था? तो श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 46 की, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति। तो गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? 46 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक। अगला 47 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1988 में, 1989 में, 1991 में, 1992 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो 1992 में। 48 प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति क्रियान्वित किया जा सका? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, भारतीय शिक्षा सेवा को शुरू करना, मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो 48 का आंसर क्या होगा? नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। तो फ्रेंड्स
ये आज के 48 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप सभी भी थोड़ा परेशान हुए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो क्वेश्चन हैं, इसी में से हम 1 से 2 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना है। जैसे कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था, इसमें संशोधन कब किया गया, ठीक। इसका आंसर आप सभी को करना है। उसके बाद से दूसरा जो प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, ठीक। 2 प्रश्न होगा। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर भी आप सभी को ही करना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और उसके बाद से जो अगला प्रश्न है कि यहाँ पे राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की। तो ये 4 प्रश्न आप सभी के लिए है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया। दूसरा, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, ठीक। ऑप्शन जैसे नालंदा, मालखंड, विक्रमशिला, तक्षशिला भी बता दे रही हूँ। उसके बाद से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, DLS मुदालियर। और उसके बाद से हमने जो क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता, तो ऑप्शन भी बोल देती हूँ, डॉक्टर शंपूरानंद, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर S मुखर्जी और मैकाले, ठीक। इस तरीके से ले लीजिए। तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। आप खुद अगर आप आंसर दे देते हो ठीक, वरना आप फिर से इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से देखिए, क्योंकि आप सभी के पास टाइम नहीं है और आप सोच रहे हो कि हम बाद में रिवीजन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी पढ़ो आप रिवीजन के लिए आप कह सकते हो बाद में जाकर 1 से 2 बार, लेकिन जो भी पढ़ो एकदम क्लियरली पढ़ो, ताकि एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साइंस की क्लास में 12 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।